नमस्कार, मेरा नाम संजीव मिश्रा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ई बिहार डिजिटल न्यूज़। हम बात करेंगे पूरे बिहार चुनाव का। इस बार 202 सीट जीतकर एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल की है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। आज मेरे साथ इसी संबंध में बातचीत करने के लिए मेरे गेस्ट रूम में है अतुल तिवारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। उनसे भी जानेंगे कि बिहार में जो जीत हुई है उसका कारण क्या रहा है, पहला। और दूसरा, हम लोग मुख्य मुद्दा जो है जिस पर बातचीत करेंगे वो है 24 हमारे सारण प्रमंडल में सीट है विधानसभा। उन सभी तमाम सीटों पर चर्चा करेंगे। आखिर जीत का रुझान किस तरह से एनडीए के पक्ष में गया और क्या कारण रहा है, उन सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्वागत करते हैं उनका। सबसे पहले तो मैं पूरे बिहार के मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। इस बार अगर हम लोग बात करें पूरे बिहार का तो 202 सीट लाकर एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल की। अतुल जी, कैसे देखते हैं? यह जो बहुमत है, लग रहा था कि ये सुनामी आ गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार के जागरूकता के प्रति जो उत्साह दिखाया है, यह इस प्रचंड बहुमत की तरफ जाना प्रतीक होता है। जिस तरह से इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी महागठबंधन को, तमाम महागठबंधन को शिकस्त खानी पड़ी है, एक तरीके से देखा जाए तो उनका रुझान उनके तरफ साफ गया ही नहीं। पूरे के पूरे 243 विधानसभा में अगर हम बात करें तो मात्र 25 सीटों पे आरजेडी सिमट के रह गई है और कांग्रेस 6 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन इस विधानसभा चुनाव में जितनी दावे कर रही थी उससे कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं गई। बेशक आपने बहुत ही सही प्रश्न को चिन्हित किया है कि जो महागठबंधन का दावा था, जो आरजेडी, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने बिहार में अपनी सरकार बनाने का बार बार वो दावा तथ्यों के साथ किया करते थे, कहीं ना कहीं उनके दावों पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार क्या कारण रहा अतुल जी कि इतना बड़ा मास वोटिंग हुआ? तकरीबन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 67% से ज़्यादा का वोटिंग हुआ पूरे बिहार में। जनता आखिर किस रुझान पे इतना सारा वोट की पहला बार ऐसा ऐतिहासिक जो है वोटिंग दिखाई देता है? कहीं ना कहीं जनता के मन में ये विश्वास था कि जो भी सरकार चल रही है वह विकास के तरफ अग्रसर है। जो सरकार आने का दावा कर रहा है, विकास में कभी भी उनका विश्वास नहीं रहा। कहीं ना कहीं जनता इस बात को बहुत ही नज़दीक से समझ रही थी। यही कारण रहा कि महागठबंधन के नेताओं के द्वारा बार बार विकास के मुद्दे पर बात करना कहीं ना कहीं उन लोगों को पछता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बात करते हैं पूरे सारण प्रमंडल के, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर रहे थे। फिर से शुरुआत करते हैं। जब चुनाव हो चुका था उसके बाद एग्जिट पोल घोषित किया था। मेरा भी पहला एग्जिट पोल था इस जब से हमने फ्रीलांस अपना जर्नलिज्म शुरू किया, तो उसमें बहुत सारे विश्लेषण थे। बड़े बड़े विश्लेषकों के विश्लेषण भी दूर हो गए, मेरी भी दूर, लेकिन कुछ जगह हम लोगों ने हिट किया था। उसमें था सोनपुर, फिर माजी, फिर छपरा और आपका एकमा। तो उसमें कुछ जो हिट हुए और कुछ जो लगभग बराबर हुए, उसमें तरैया भी था। लगभग जो वहाँ पे चला वोटिंग का प्रतिशत काफ़ी बराबर चला, पैरेलल चला। परसा भी था उसमें। परसा भी हमने आकलन किया था, वो भी जीत हुआ था। तो वो इस तरीके का कई एग्जिट पोल हम लोगों का हिट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे थे कि उस तरीका का जो चाहिए था वो एक आंधी लैंडस्लाइड की तरफ आया और एक एनडीए का बहाव लेकर चला गया। खैर, ये एक अलग बात थी। बात करेंगे अब जीत के रुझानों पर। जहाँ छपरा आपको हमने जिताया था, छोटी कुमारी को, वहाँ जीत हो गई। बात करेंगे उस 24 आप सारण के प्रमंडल के सभी विधानसभा में, सारण प्रमंडल में 24 में से हम लोग बात करेंगे कि आपको भी मालूम होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, कि 20 जगह आपको एनडीए जीत गया और 4 जगह महागठबंधन की जीत हुई।
4 जगह के जीत के बाद हम लोग ये आकलन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले कौन विधायक कहाँ के बने, किस जगह से, कौन विधानसभा से जीते, और सबसे ज़्यादा कम कौन जगह से जो विधायक बन के आए वो कहाँ के थे, छपरा सारण जिला के विधानसभा से। फिर हम लोग आखिरी आपको बताएंगे कि सबसे कम वोटों से किसने जीत हासिल की थी। शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा से जो जीत हासिल हुई पूरे सहारनपुर मंडल में, वो है गोपालगंज जिला, जहाँ से हम बात करेंगे। गोपालगंज में सुभाष सिंह बीजेपी से थे और तकरीबन 28,972 वोटों की लीड प्राप्त की। तकरीबन उन्हें 96,892 वोट आए। क्या कहते हैं अतुल जी? गोपालगंज जिला हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए संतोष प्रदान करने वाला क्षेत्र रहा है। एक और बात बताते चले आपको कि गोपालगंज में 6 से 6 सीट होती हैं विधानसभा की, और 6 सीट पर एनडीए कंप्लीट स्वीप कर गया, यानी कि आरजेडी यहाँ पे अब महागठबंधन एक भी सीट नहीं लाई। जी, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह बहुत बड़ा एक आश्चर्य है। महागठबंधन के सुप्रीमो, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी का वह गृह क्षेत्र है, लेकिन शुरू से एनडीए का जो घटक दल होता है वहाँ बहुत ही मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रयास था इस बार महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों का कि हम एनडीए के जो वोट प्रतिशत है उसको कम कर सकें। लेकिन इस बार फिर से गोपालगंज की जनता अपना पूरा विश्वास एनडीए के घटक दलों पर जताते हुए सभी विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशियों का विजय कराना ये सुनिश्चित किया है। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो अपना लालू यादव का गढ़ था, जो अब तेजस्वी का गढ़ है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हार गए। पूरी तरह वहां तो स्पष्ट पहले से भी दिखाई दे रहा था। लालू राबड़ी के ज़माने के जो सुभाष यादव और साधु यादव का जो एक बहुत बड़ा ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था। साधु जी तो बार बार वहां से बगावती तेवर में आते हुए लालू यादव के परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी करने से नहीं बचते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का वहाँ के मतदाताओं में, गोपालगंज जिले के मतदाताओं में ये बहुत बड़ा एक फैक्टर के रूप में काम किया कि जो परिवार संगठित नहीं हो सकता है, राजनीति के शिखर पर ये लोग हुआ करते थे, और वैसे लोगों की वो दशा है तो फिर हम लोग क्यों इनके ऊपर विश्वास जताएं। और यही कारण है कि एनडीए अपने सभी तमाम घटक दलों के साथ वहाँ बेहतर जीत दर्ज करने में सफल हुआ है। आपको भी जल्दी बताएंगे, चूँकि लंबा है यहाँ लिस्ट, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में बताते चलेंगे आपको। अगर आपको मालूम है तो ठीक, नहीं तो मेरे द्वारा सुनिए। बैकुंठपुर, जहाँ से मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने जीत हासिल की वहाँ पर, और वहाँ पे आरजेडी से थे प्रेम शंकर प्रसाद जी ने हार मिली, लॉस किए वहाँ का सीट अपना। और बीजेपी ने तकरीबन 1,41,033 वोट लाया, तकरीबन 16,953 वोट से उन्होंने जीत की। बस शॉर्ट में बताते चले क्लेन। मिथिलेश तिवारी जी के बारे में बार बार ये कहा जा रहा था कि संगठन से जुड़े हुए वो नेता हैं, आरएसएस की कृपा उनके ऊपर रहती है, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब मतदाताओं ने अपना रुझान, मतदाताओं ने जब अपना आशीर्वाद दिया तो पूरी तरह खुलकर उनको आशीर्वाद दिया। और ऐसा उनका जो वोट प्रतिशत देखने से ऐसा नहीं लगता है कि वो संघर्ष कर रहे थे, बल्कि ये दिख रहा है कि वो आसानी से अपना सीट बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बरौली से जीते मनजीत कुमार सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे जी जीते थे। अमरेंद्र कुमार पांडे के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया हो, बताएं। अमरेंद्र कुमार पांडे जी का जो क्षेत्र होता है वो शुरू से गोपालगंज जिले का सबसे महंगा विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ की जनता का विश्वास है कि अमरेंद्र पांडे जी का जो कार्य करने की शैली होती है ना, वो काफ़ी जनता से जुड़कर, जनता से जो उनका लगाव होता है वो बहुत ही अच्छे ढंग का होता है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण वाला होता है। यही कारण है कि पक्ष और विपक्ष में वहाँ कोई अंतर नहीं रह जाता है, और वहाँ की संपूर्ण जनता, अधिकांश जनता अमरेंद्र पांडे की कार्यशैली को पसंद करती है। तकरीबन 24,491 वोट से अमरेंद्र कुमार पांडे जी कुचायकोट में जीत हासिल की। फिर आप भोरे विधानसभा चलते हैं, वहाँ से सुनील कुमार भी जीत हासिल किए 16,163 वोट से। हथुआ
जो कभी स्टेट हुआ करता था, आज भी नाम जाना जाता है हथुआ का, राम सेवक सिंह जेडीयू से जीत हासिल किए 12,348 वोटों से। अब बात करें सिवान की। सिवान किस लिए मशहूर है? सिवान शहाबुद्दीन के लिए मशहूर हुआ, सिवान कई तमाम जगह कहानियों के लिए मशहूर हुआ। लेकिन सिवान सदर से, सिवान का जो सिवान विधानसभा है, वहाँ से एक बड़ा चेहरा जो पहली बार चुनाव लड़े वो थे स्टेट हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी, चुनाव जीते हैं। तकरीबन वहाँ से 9370 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। क्या कहते हैं मंगल पांडे जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मंगल पांडे जी का वह गृह क्षेत्र है और मंगल पांडे जी विधानसभा का सबसे पहला चुनाव सिवान विधानसभा से लड़ा है। इसके पहले वह बिहार के विधान परिषद की सदन को सुशोभित करते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कदावर नेता हैं ब्राह्मणों के। इस बार का जो उनका चुनाव के पहले का जो सफर रहा, उनके ऊपर भी बहुत सारा इल्ज़ाम, एलिगेशन भ्रष्टाचार का लगा, लेकिन जनता ने उनके ऊपर लगे सभी सिरे से नकार दिया, आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विजय श्री का माला पहनाया है। बात करें दरौली से, जो कि अनुसूचित सीट में आता है, जहां से एलजेपी ने जीत हासिल की, विष्णुदेव पासवान जी ने। रघुनाथपुर से सबसे बड़ा जो सिवान का चर्चित था विधानसभा वो था रघुनाथपुर। रघुनाथपुर किस लिए? क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने चुनाव लड़ा वहाँ से और तकरीबन वहाँ से उन्होंने 9,248 वोट से आरजेडी से जीता, यानी कि महागठबंधन आरजेडी तेजस्वी की पार्टी है, वहाँ से उन्होंने ओसामा साहब ने जीता। ओसामा साहब के बारे में कुछ बताते चलिए। रघुनाथपुर का क्षेत्र ऐसा था कि महागठबंधन ने अपने निवर्तमान प्रत्याशी जो वहाँ के पहले के विधायक हुआ करते थे, उनका टिकट काटकर और शहाबुद्दीन के लड़के का टिकट कंफर्म किया। सीट पर बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन अंततः ओसामा अपने जो पिता की विरासत का एक कमाल कहें, उस विरासत को बचाने में, राजनीतिक विरासत, मैं बार बार ये यहाँ दोहराऊंगा कि ओसामा ने अपने पिता के राजनीतिक विरासत को कायम रखने में पहली बार सफलता हासिल की है। दरौदा आता है जहाँ से करणजीत सिंह अलियास जी जीते, फिर बरहिया सिंहदेव सिंह जीते जेडीयू से, गोरियाकोटी से देवेश कांत सिंह जीते, महाराजगंज से हेमनारायण शाह जीते 21,000 वोटों से, फिर जीरादेई से जेडीयू। यानी कि सिवान में तकरीबन 8 सीट आते हैं। उन 8 सीटों में एक मात्र ओसामा साहब जो कि रघुनाथपुर से थे, आरजेडी जीतने में कामयाब हुई। तो गोपालगंज में पूरा महागठबंधन क्लीन स्वीप। और आप सिवान देखें, वहाँ से मात्र 1 सीट जीरादेई से भीष्म प्रताप सिंह जीते वहाँ से 2,626 वोट से। यानी कि तमाम अगर सिवान में देखें 8 सीट थी, उसमें से 1 ही सीट जो है रघुनाथपुर ओसामा साहब जीतने में कामयाब हुए आरजेडी से। और गोपालगंज से तमाम 6 सीट जेडीयू और एनडीए गठबंधन बीजेपी ने वहाँ पे क्लीन स्वीप किया। अब आते हैं जो प्रमुख हम लोग का जो सारण जिला है, जहाँ से हम बात करेंगे 10 विधानसभा का, उसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं छपरा से। छपरा से छोटी कुमारी बीजेपी के प्रत्याशी थी, तकरीबन 7600 वोटों से विजयी हुई, जीत हासिल की। और सबसे बड़ा यहाँ जो हार हुआ लॉस कैंडिडेट के रूप में खेसारी लाल यादव, काफ़ी चर्चित चेहरा, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार, स्टारडम, और मात्र 7600 वोटों से छोटी कुमारी से हार गए। और इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे राखी गुप्ता भी 11,488 वोट लाई थी निर्दलीय। जन सुराज का तो वोट के तो 3433 था। अब यहाँ पे यही अतुल जी बताएं, हम लोग चर्चा करें कि छोटी कुमारी एक साधारण सा चेहरा, मतलब कोई बड़ा चेहरा नहीं, साधारण सा कार्यकर्ता थी, और एक बड़ा स्टारडम खेसारी लाल यादव आरजेडी से थे। फिर क्या कारण रहा कि यहाँ पे छोटी जीत गई और खेसारी लाल यादव हार गए? दूसरा प्रश्न ये है, हम लोग का जो एग्जिट पोल था, इसमें हमने चर्चा की तो हम दोनों ने मिलकर ये छोटी कुमारी जीत रही है, यहाँ पे हम लोग का विश्वास का मुहर का ठप्पा लगा और हम लोग यहाँ पे इस एग्जिट पोल पे कंप्लीट हुए। हम लोग का इस जो बयान था, इस पर चर्चा हुआ था, तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों ने इसको स्वीकारा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मुद्दा था। मैं आपको ये बता दूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की ही एक खासियत होती है कि वह एक साधारण से कार्यकर्ता को भी उठाकर और राजनीति की नई ऊंचाइयों पर ले जाकर रख देता है। बार बार कहता था कि छोटी कुमारी
पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में दिखती भी नहीं थी। उनके पति बेशक भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता हुआ करते थे जिला के, लेकिन अपने ऐसे कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता होता है, समर्थक होता है, वो फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी आंतरिक कार्यशैली का एक उदाहरण है। ये कारण था, छोटी कुमारी ने वहाँ से जीत हासिल की 7600 वोटों से, और जो हारे खेसारी लाल यादव यहाँ से हार उनको मिला, आरजेडी से थे। अब मांझी आता है जो काफ़ी हॉट सीट माना जाता था, यहाँ से रणधीर सिंह ने जीत हासिल की, और सत्येंद्र यादव जो CPIM के थे उन्होंने हार हासिल की, यहाँ से उनको हार मिली यहाँ पर। रघुनाथ सिंह जी की एक राजनीतिक विरासत हुआ करता था, उसको नवजीवन, नया जीवन देने का प्रयास किया है। यहाँ बात करेंगे हम पवनाथ सिंह की, जहाँ पे 3 उनके फैमिली के लोग जीते। रणधीर सिंह के ससुर हो गए वो जी, विनय कुमार सिंह रणधीर जी के ससुर हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दामाद भी जीते, और पवनाथ जी के भाई साहब भी जीते, और उनके ससुर जी भी, रणधीर जी के ससुर जीते और पवनाथ जी के समधी जीते। ये तीनों कहानी, ये तीनों का फ्लैशबैक हम लोग सुनाएंगे। बात करते हैं हम लोग एकमा से। एकमा से इस बार जो सीट मिला है मनोरंजन सिंह को, धूमल सिंह को, वो JDU से थे, और उन्होंने जीत हासिल की तकरीबन 22,708 वोटों से, और जो हारे वो श्रीकांत यादव। क्या कहते हैं इस पर? हम लोगों ने अपने पिछले समीक्षा में भी इसकी चर्चा की थी कि धूमल सिंह जी का जो राजनीतिक क्रियाकलाप होता था, रहता है एकमा विधानसभा में, वो बड़ा ही सकारात्मक रहता है, और उनके इस सकारात्मक क्रियाकलाप को वहाँ की जनता काफ़ी सराहती है, और यही कारण रहा कि इस बार एक बार फिर से वहाँ की जनता एकमा विधानसभा से उनको विधानसभा में भेजने का आशीर्वाद दिया। एग्जिट पोल में इसको घोषणा किया था कि एग्जिट पोल में वहाँ से एकमा से जीत रहा है। मांझी से भी हमने एग्जिट पोल में बताया था कि रणधीर सिंह जीत रहे हैं, वो भी सही हुआ। उसके बाद बात करते हैं बनियापुर से, जहाँ पे बीजेपी से केदारनाथ सिंह जीते हैं, जो कि रणधीर सिंह के चाचा हुए। तो वहाँ भी उन्होंने, केदारनाथ सिंह जी ने तकरीबन 15,436 वोटों से जीत हासिल की है। गरखा से है सुरेंद्र राम जी, जो आरजेडी से हैं। यहाँ पे आरजेडी का खाता खुलता दिखाई दिया। पिछले विधायक वही थे, आज सुरेंद्र राम थे, और यहाँ से फिर दोबारा पुनः जीतने में कामयाब हुए। जनता ने भरोसा दिखाया है। फिर आता अमनौर, कृष्ण कुमार मंटू पूर्व में विधायक रहे, पहले भी विधायक रह चुके हैं कई बार। इस बार भी जनता ने उन्हें मैंडेट दिया और वो जीते। परसा से नया नाम आया करिश्मा कहा जाता है, करिश्मा चंद्रिका राय की भतीजी हुई, और उन्होंने जीत हासिल की तकरीबन 25,772 वोटों से आरजेडी से। ये अगर आरजेडी का सबसे ज़्यादा वोट गिना जाएगा अगर सहारनपुर मंडल में, तो सबसे ज़्यादा परसा से करिश्मा राय ने जीत हासिल की। मढ़ौरा से बात करें, जितेंद्र कुमार राय चौथी बार जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पे पूरे बिहार का जो जन सुराज का वोट आया है, सबसे ज़्यादा अभय सिंह को यहीं से आया, तकरीबन 58,190 वोट आया है। तरैया से जनक सिंह जीते हैं बीजेपी से, 85,564 वोट आया उन्हें, 1,329 वोट। यही बात कर रहे थे हम लोग उस समय कि सबसे सहारनपुर मंडल में जो सबसे कम वोट आया वो था तरैया जनक सिंह। क्या कहते हैं इस पर? भाजपा का और एनडीए का जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है वो तरैया विधानसभा क्षेत्र में ही रहा है। हम लोगों ने अपने चुनावी विश्लेषण में इस बात का भी जिक्र किया था कि अगर वहां से भाजपा का प्रत्याशी हार जाता है तो यह कोई अप्रत्याशित नहीं होगा। वोट प्रतिशत देखकर जो इनकी जीत का मार्जिन है, यह देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यह बाल अपने चुनाव को बचाने में सफल हुए हैं। यहाँ से जो हारे वो शैलेंद्र प्रताप, एकदम टफ कंपटीशन दिए थे। यहाँ भी हम लोगों ने बताया था कि शैलेंद्र प्रताप जीत रहे हैं, लेकिन आखिरी वक्त उन्होंने जूझा उसको, और तकरीबन 1,329 वोटों से जनक सिंह जो पूर्व में विधायक रहे हैं वही जीत हासिल की। अंतिम राउंड में अगर आप देखेंगे तो यह भाजपा की यहाँ जो जीत हुई है, यह अंतिम राउंड की जीत हुई है। सोनपुर जो आखिरी है, विनय कुमार सिंह, जहाँ से इन्होंने बीजेपी ने जीत हासिल की, तकरीबन 4767 वोटों से विनय कुमार सिंह ने जीत हासिल की है। अब बात करें 10 विधानसभा में, तो 7 विधानसभा में एनडीए ने अपना परचम लहराया है, और 3 विधानसभा पर
जो महागठबंधन उन्होंने परचम लड़ाया, यानी कि रिवर्स हो गया। अगर देखा जाए तो पिछला 2020 का चुनाव में एकदम उल्टे था, 7 महागठबंधन थी और 3 एनडीए था जिसमें बीजेपी था। और इस बार 2025 में एकदम रिवर्स हो गया, 7 हो गया एनडीए और 3 हो गया महागठबंधन। क्या कहते हैं अतुल जी, बताएं। यह बहुत बड़ा आश्चर्य की तरह नहीं देखा जा सकता है, लेकिन देखा जा सकता है। हाँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेताओं का इस क्षेत्र में लगातार विकास का कार्य हुआ है। हाँ, ये आप जरूर कहेंगे कि यह लालू यादव का कार्य क्षेत्र है, लालू यादव की राजनीति का यह कार्य क्षेत्र है, जहाँ से लालू यादव ने अपनी राजनीति की यात्रा शुरू की थी। इस क्षेत्र में महागठबंधन का जो प्रदर्शन, कमजोर प्रदर्शन, कहीं ना कहीं उनके क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप बने रहें, देखते रहें हम लोगों का ये जो विश्लेषण है। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अब किसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई चर्चाएं हैं तमाम की, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और बनेगा। ये सारी तमाम चर्चा पे हम लोग पूर्ण विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे और फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको धन्यवाद देने के साथ साथ मैं पूरे बिहार की महिला और युवा मतदाताओं को फिर से एक बार सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना ये जागरूकता प्रदर्शित कर पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल कायम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।